Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सोन एकेडमी। जैसा कि हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, भारतीय अपवाह तंत्र, ठीक है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। जैसा कि मैंने बताया कि हिमालय के अपवाह तंत्र में 3 बड़े तंत्र हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको क्लियर करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा हमारा वो क्या होगा? सिंधु नदी तंत्र होगा, ठीक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मानचित्र में मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है सिंधु नदी तंत्र के कुछ मेन पॉइंट्स और नदियों का रेखा जाल बनाया है यहाँ पे, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले मेन रिवर कौन सी है? सिंधु नदी मेन रिवर है। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी को पढ़ेंगे। और पढ़ना क्या होता है इसमें, देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उद्गम से पूछे जाते हैं, उनका विसर्जन, उनकी हेल्पिंग रिवर, ठीक है, कहाँ से होकर के प्रवाह कर रही हैं, यानी कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर के जा रही हैं, कुछ उनसे जुड़ी पर्वत श्रेणियां अगर हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में उन पे कुछ परियोजनाएं हैं तो परियोजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, है कि नहीं, ठीक। अगर वो नदी कहीं गार्ज वगैरह का निर्माण कर रही है तो उसको भी पूछा जाता है। कुछ नया बना रही है, ठीक है, नदियों से द्वारा कुछ नया निर्माण, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कुछ ऐसा, ठीक है। तो चलिए सिंधु नदी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सिंधु नदी के बारे में आपको क्या जानना है कि सिंधु नदी का उद्गम बिंदु यानी ये कहाँ से निकल रही है। तो जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी, ये कैलाश पर्वत श्रृंखला है जो कि ये तिब्बत के पठार का क्षेत्र है। ये क्या है? तिब्बत का पठार का एरिया है जहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी यानी कि जो ट्रांस हिमालय का जो है तिब्बत में जो विस्तार है, ट्रांस हिमालय सीरीज का जो तिब्बत में विस्तार है उसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में एक ग्लेशियर है बोखरचू। क्या नाम है ग्लेशियर का? बोखरचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? बोखरचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से प्रवाह करती हुई भारत में, ठीक है, भारत में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से प्रवाह करती हुई जब ये पश्चिम भारत में यानी कि लद्दाख के पश्चिमी भाग में पहुंचती है, गिलगिट के पास ये लद्दाख श्रेणी को काट करके सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सिंधु गार्ज का। किस पर्वत श्रेणी को काट रही है? लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट रही है, राइट। लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट करके सिंधु गार्ज का निर्माण कर रही है। किन 2 रेंज के बीच ये प्रवाह कर रही है? लद्दाख एंड जास्कर के बीच प्रवाह कर रही है ना, ठीक है। लद्दाख श्रेणी को काट करके सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। और जहां लद्दाख श्रेणी को काटती है उस प्लेस का अगर लोकेशन देखा जाए तो कौन सा स्थान वहां पे है? गिलगिट है ना। क्या है? गिलगिट। उसी के पास में, सिंधु गार्ज के पास में ही देखिए ये नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जो महान हिमालय का पश्चिमी भाग, एकदम पश्चिमी चोटी है, कह सकते हैं आप। महान हिमालय सीरीज की पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो वहां पे ये नदियां सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। और सिंधु गार्ज का मतलब ये क्या? एक मूर्ति है, श्रेणी को काटती हैं और फिर कहां पे प्रवेश कर जाती हैं? पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। अच्छा, आपसे अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में वो कहाँ प्रवेश कर रही है, तो जगह का जो नाम है उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान में इनका जो प्रवेश है, पाकिस्तान में चिल्हड़ के पास दर्दिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है ना। दर्दिस्तान में एंट्री करती है यानी पाकिस्तान का क्षेत्र है वो, ठीक है। ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। बातें क्लियर हुई, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है मिठानकोट के पास जो पंचनद हम कहते हैं, पंचनद, कौन से पंचनद में? 5 मेन रिवर, ठीक है, जिसमें सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास और झेलम। ये पंच नद की पानी को मिठानकोट में
लेती है, यानी उसको ग्रहण करके फिर कराची के पूरब में अरब सागर में अपना जल जाकर के गिराती है। कहां पे जल गिरा रही है? अरब सागर में अपना जल गिरा रही है। तो कितने पॉइंट यहाँ पे आपके क्वेश्चन व्यू के अकॉर्डिंग कितने चीजें क्लियर हो रही हैं? पहला तो ये क्लियर हुआ कि किस पर्वत श्रेणी से निकल रही है, कैलाश पर्वत श्रेणी से। वहां पर बोखरचू ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर के पास में मानसरोवर झील से निकल रही है। भारत में एंट्री कर रही है ना लेह जिले में, लेह जिला, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में केवल लेह जिले में प्रवाह करती है। एक ही जिले से एंट्री और उसी जिले से फिर भारत से बाहर निकल जा रही है नदी। कौन? सिंधु नदी, जो मेन रिवर है सिंधु तंत्र का, है कि नहीं? सिंधु नदी लेह जिले में भारत में एंट्री करती है और लेह जिले में प्रवाह करते करते भारत से बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है, दर्दिस्तान। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हुई? अच्छा, लेह में क्यों? अब लेह, इससे एक चीज क्लियर हो गई कि लेह का क्षेत्रफल काफी बड़ा होगा। लेह का क्षेत्रफल क्या होगा? काफी बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न मन में आ गया, बता दे रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 5 बड़े जिले बताइए अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 5 बड़े जिले की अगर बात हो जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे बड़ा जिला जानते हैं कौन सा है? कच्छ है। कहां पे पड़ता है? गुजरात का। उसके बाद लेह है, जो कि लद्दाख की कैपिटल भी है लेह है। उसके बाद जैसलमेर है, जैसलमेर, बाड़मेर एंड बीकानेर। ये तीनों कहां के हैं? राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है। ये तीनों तो राजस्थान के हैं 5 बड़े जिलों में। लेह लद्दाख का है, लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट है, और कच्छ कहां का है? गुजरात का। ठीक है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया जिला कच्छ है, दूसरे नंबर पे लेह है। तो सिंधु नदी लेह जिले से ही एंट्री करती है और लेह जिले से भारत को पार कर जाती है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कहां से निकली और कहां पे जाकर के जल गिरा रही, ये बातें क्लियर हो गई, है कि नहीं? चलिए ठीक है। अब हम अगला पॉइंट यहाँ पे क्या समझते हैं कि भारत, इसका टोटल प्रवाह देखते हैं, किसका? सिंधु नदी का। ठीक है, सिंधु नदी का टोटल प्रवाह, मतलब कुल कितने किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है ना? तो आइए, सिंधु नदी का कुल प्रवाह 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 2880 किलोमीटर में से 1114 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 1114 किलोमीटर इसका भारत में प्रवाह है ना? भारत में प्रवाह है, समझ में आ रहा है ना? 1114 किलोमीटर, जिसमें से कुछ क्षेत्र विवादित है। अगर यहाँ पे विवादित क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो 709 किलोमीटर जो है भारत में इसका प्रवाह मिलेगा। कितना मिलेगा? 709 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब लगभग 400 किलोमीटर विवादित क्षेत्र है। ठीक है, जहां पे ये नदी प्रवाह कर रही है, भारत का ही क्षेत्र है। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कुल जल ग्रहण क्षमता की बात कही जाए तो 11,65,000 किलोमीटर पूरा इसका क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है। प्रवाह क्षेत्र की बात अगर की जाए टोटल, तो 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सिंधु नदी तंत्र का प्रवाह क्षेत्र है। समझ है ना? सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जबकि भारत में देखा जाए तो 32 लाख जो है, कितना है? 3,21,284 किलोमीटर ही है भारत में। ठीक है, तो भारत के इसके संदर्भ में अगर हम भारत का कॉन्सेप्ट देखें तो 3,21,284 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में भारत में इसका प्रवाह है। हालांकि ये सब डाटे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए, प्राइमरी जानकारी के लिए इसको नोटिस कर लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना? चलिए उसको नोट कर लिए। अब उसके बाद आइए फटाफट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बातें क्लियर हो गए। अब आगे प्रश्न जो इसमें पूछा जाएगा सिंधु नदी तंत्र के अकॉर्डिंग, वो क्या पूछा जा सकता है कि इनकी जो सहायक नदियां हैं। अब हम आ जाते हैं फट से सहायक नदियों पे। सिंधु नदी के साथ सहायक नदियों पे अगर हम आए तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि तिब्बत के पठार, पहले तो सिंधु के कॉन्सेप्ट में थोड़ा एक पॉइंट और ध्यान दीजिए कि तिब्बत के पठार से जब ये नदी निकलती है ना, तो पहले ये थोड़ा सा जो है तिब्बत के पठार से जब निकलती है ना, तो उत्तर की तरफ प्रवाह करती है। कैसे? उत्तर की तरफ जाती है ना? उत्तर की तरफ जाती है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसके प्रवाह को या सिंधु नदी को सिंहमुख के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए, तिब्बत में इसे सिंह, इसके प्रवाह को किस मुख से नाम? सिंहमुख के नाम से, सिंहमुख नाम दिया गया, सिंहमुख नाम दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना?
अब उसके बाद इसके दाएं और बाएं किनारे से मिलने वाली अगर नदी की बात हम करें, ठीक है, तो बाएं किनारे से मिलने वाली मुख्य नदियों में बाएं किनारा किनारा कैसे है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम समझिए। अगर नदी इस तरीके से प्रवाह कर रही है ना, तो इसका ये दाहिना किनारा हो जाएगा और ये बायां किनारा हो जाएगा, क्योंकि नदी का ये दिशा है ना, तो ये दाहिना हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बायां। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बाएं किनारे से तो पंचनद, तो ये देखिए जितने हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सब बाएं किनारे पे ही है नहीं। इसके अलावा बाएं किनारे पे कुछ और नदियां हैं जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नोट कर लेंगे बाएं किनारे की सहायक नदी में, बाएं किनारे के सहायक नदी की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें बाएं किनारे के सहायक नदी में सुरु, द्रास, सुरु नदी है, ठीक है, कौन सी नदी, सुरु, ठीक है, सुरु है, द्रास है, इसके अलावा पंचनद, और दाएं किनारे की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे दाएं किनारे की नदियों की अगर हम बात करें, तो उसमें कौन कौन सी नदियां, मेन रिवर में श्योक है, नुब्रा है, काबुल है, कुर्रम है, गुमल है, ये सब नदियां है ना। कौन कौन सी है, श्योक, नुब्रा, काबुल, ठीक है, काबुल है, कुर्रम एंड गोमल। बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। ये सारी नदियां हैं जो दाएं किनारे से इस पे मिलती हैं। इंपॉर्टेंट में देखिए श्योक और नुब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नदी है, इधर पंचनद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में सुरु, द्रास भी आप नोट कर लेंगे, है कि नहीं, सुरु है, द्रास, ये बाएं किनारे से मिलने वाली नदी हो गई। बात क्लियर हुई, चलिए ठीक है। तो सिंधु के बारे में मैंने क्लियर कर लिया। क्या क्लियर किया फटाफट, कि एक बार देख लीजिए, कैलाश रेड्डी के बोखरचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से निकल करके लेह जिले में प्रवाह करती हुई, और 2 पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है, लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाह करते हुए लद्दाख श्रेणी को काट करके एक गार्ज का निर्माण करते हैं, जिसे सिंधु गार्ज कहा जाता है। और लद्दाख श्रेणी को कहां पे काट रही है, गिलगिट के पास ना, गिलगिट के पास, और ये नंगा पर्वत के उत्तर में लद्दाख श्रेणी को काटती है। उसके बाद फिर ये दर्दिस्तान, पाकिस्तान का क्षेत्र है, दर्दिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मिठानकोट में इसमें पंचनद आकर के मिलती हैं, और उनके जल को लेकर के कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर के क्या करती है, गिरा देती है। इसकी टोटल जो प्रवाह लंबाई है 2880 किलोमीटर है ना, 2880 किलोमीटर। भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, ध्यान दीजिएगा, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो गंगा जी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम लोग आगे डिटेल्स करेंगे। आइए अब इनकी जो पंचनद है जिसपे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हम फटाफट उसको क्लियर कर लेते हैं। एक चीज इसमें और नोट कर लेना है कि सिंधु नदी पर एक जो है बना है क्या, सिंधु नदी पर एक बांध बना है, यानी डैम बना है, जिससे हम कहते हैं परियोजना है। हालांकि परियोजनाओं को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे नाम तो कम से कम याद कर लें। तो सिंधु नदी पर जो परियोजना है उसे हम निम्बो बाजको पनबिजली परियोजना कहते हैं। सिंधु पर जो परियोजना है, परियोजना का नाम लिख लें, निम्बो, क्या नाम है, निम्बो बाजको पनबिजली परियोजना, पनबिजली परियोजना है, ठीक है। पनबिजली का मतलब क्या हुआ कि पानी सिंचाई के लिए, ठीक है, पीने के लिए और फिर बिजली उत्पादन के लिए, पनबिजली परियोजना है ना, ठीक है। तो पनबिजली मतलब जैसे कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो किसी एक काम के लिए, जैसे एक काम के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है तो वो सिंगल हो गया। जैसे कई काम उसके सारे, कोई योजना परियोजना बनी उससे कई लाभ लिए जा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, है कई उद्देश्य हो गए, तो ये पनबिजली परियोजना है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। तो ये हो गया सिंधु को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं फटाफट करके जो है इनमें जो और इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनको जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं ना। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं झेलम को। देखिए झेलम नदी है, दूसरा हमारा पॉइंट है झेलम, झेलम नदी। झेलम नदी को जानते हैं और किस नाम से जाना जाता है, बितस्ता। प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, बितस्ता। आप लिख लेंगे इसका नाम, बितस्ता। पूछता है भैया, बितस्ता नदी, प्राचीन में इसे बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
यहाँ भी उद्गम देखें, पहला पॉइंट उद्गम, तो उद्गम ये देखिए झील है, बेरीनाग झील से निकलती है ना। किस झील से निकल रही है? बेरीनाग झील से। बात क्लियर हो रहा है ना। उद्गम लिखिए फटाफट, उद्गम, उद्गम है बेरीनाग झील, बेरीनाग झील से, बेरीनाग झील से निकल रही है, ठीक है। उसके बाद ये अपना पानी, ये चिनाब की सहायक है, यानी ये अपना पानी जाके चिनाब में मिलाती है। किसमें मिलाती है? चिनाब में, ठीक है। तो इसकी झेलम की एक सहायक नदी है, झेलम की एक सहायक नदी है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किशन गंगा। झेलम की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी एक नदी है? किशन गंगा नदी। समझ में आ रहा ना। झेलम नदी अपना पानी जाकर के चिनाब में, यानी कि अपना जल किसमें गिराती है? चिनाब में अपना जल गिराती है, चिनाब में मिल जाती है, चिनाब में ये क्या होती है? मिल जाती है। कहाँ पे मिल रही है उसको देखिए। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लोकेशन ड्रा किया है पूरा, है ना, ये पूरा एक पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है जानते हैं? झंग जिला। पाकिस्तान के झंग जिले में त्रिमू नामक स्थान पे, ठीक है। चिनाब में कहाँ पे मिल रही है? त्रिमू नामक स्थान पर, त्रिमू नामक, बात समझ में आ रहा है ना। त्रिमू नामक स्थान पे, और त्रिमू स्थान जो है झंग जिले में है। बातें क्लियर हो रही है। त्रिमू नामक स्थान पर ये चिनाब में जाकर के मिलती है, ठीक है। अच्छा, चेनाब में मिलने से पहले ध्यान दीजिए, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। चेनाब में मिलने से पहले, ठीक है, झेलम नदी देखिए यहाँ पे, देखिए बेरीनाग से निकल रही है, ये बेरीनाग है। बेरीनाग क्या है? झील है ना। बेरीनाग स्रोत है, जल स्रोत है ना, यहां से निकल रही है। आगे देखिए झेलम, ये झेलम नदी ना, ये देखिए बूलर झील है, बूलर झील में मिल जाती है, बूलर में जाकर मिल जाती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ये, कि ये जो नदी है झेलम नदी, इसमें पूछता है कि कहां से कहां तक ये नदी नौकागम्य है। समझ में आ रहा है ना। तो आप इसके लिए लिखेंगे कि अनंतनाग से बारामूला तक, अनंतनाग से, अनंतनाग, अनंत, अनंतनाग से बारामूला, ठीक है, अनंतनाग से बारामूला तक यह क्या है? यह नदी नौकागम्य है, नौकागम्य है। नौकागम्य का मतलब क्या जानते हैं? यानी अनंतनाग से बारामूला तक इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, बहुत शांत है। तो शांत है, तो उसमें नाव जो है, नौकायन प्रतियोगिता या नाव चलाई जा सकती है, ऐसा कुछ है, तो इसलिए उसको नौकागम्य कहा गया, ठीक है। अनंतनाग से बारामूला तक यह नदी क्या है? नौकागम्य है। उसके बाद देखिए दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दो मैंने यहाँ देखिए पॉइंट्स लगाया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। ये दो पॉइंट्स दो प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स है ये मुजफ्फराबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद, आप नोट कर लीजिए। और ये जो प्लेस है ये मांगला को रिप्रेजेंट कर रहा है, मांगला पाकिस्तान में पड़ता है। तो आप लिख लीजिए कि मुजफ्फराबाद से मांगला तक, मुजफ्फराबाद से मांगला तक, मांगला तक यह नदी, यानी यह नदी मतलब झेलम नदी, यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए प्रवाह करती है, भारत पाक की सीमा बनाते हुए, ठीक है, प्रवाह करती है, प्रवाह करती है। यहां तक बातें क्लियर हुई है कि नहीं? कोई डाउट नहीं ना? त्रिमू में जाकर के चेनाब से मिल जा रही है, बात क्लियर है। अच्छा, अब इसमें बचा क्या? अब इसमें बचा है कि दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है झेलम नदी के संदर्भ में, कि यह नदी विसर्पण करती है। ये विसर्पण मैं बताया था पिछले क्लास में, विसर्पण करती है मतलब कि इनका जो प्रवाह है ना कुछ इस तरीके से है। तो जब नदियां विसर्पण करेगी तो झील का निर्माण करेगी, यानी गोखुर झील का निर्माण करती है, विसर्पण करती है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट इस पे जो समझना है कि इन पर जो परियोजना है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो झेलम नदी पर जो परियोजना है उसमें तुलबुल है, उरी है और किशनगंगा मेन जो परियोजना है। तुलबुल नाम नोट कर लीजिए, हालांकि परियोजना का एक अलग क्लास होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। तुलबुल, उरी और किशन गंगा परियोजना, है ना। किशन गंगा तो किशन गंगा नदी के नाम पर ही है, बाकी तुलबुल और उरी परियोजना है। हो गया? कोई डाउट नहीं ना? झेलम नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब, ठीक है।
चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी का उपनाम जानते हैं क्या है? इसे अस्किनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अस्किनी। अस्किनी, अस्किनी नदी कहा जाता था, प्राचीन नाम इसका अस्किनी है। समझ में आ रहा है ना? इसका उद्गम कहाँ पे है, आइए देखते हैं फटाफट। ये देख रहे हैं ना, ये चिनाब नदी है। इसकी शुरू में दो ब्रांचेज है, एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा। ठीक है, तो लाहुल क्षेत्र में, लाहुल घाटी, आप लिखिए उद्गम, फटाफट बढ़ते चलिए। उद्गम में आप लिखेंगे कि लाहुल, लाहुल घाटी कहाँ पे है? हिमाचल में है। तो लाहुल क्षेत्र में, ठीक है, कौन सा यहाँ पास है? बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। लाहुल क्षेत्र में बड़ा लाचला, बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रे से ये निकल रही है। समझ में आ रहा है ना? शुरू में इसके दो ब्रांचेस है, एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है क्या? भागा। एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम भागा है। ठीक है, तांडी नामक स्थान पे ये दोनों एक हो जाते हैं, यानी कि अगर इसको हम चंद्र मान लें और ये भागा हो गया, ठीक है, चंद्र और भागा, तो ये जो प्लेस है ये तांडी है। क्या नाम है इसका? तांडी। ठीक है, तो शुरू में इसके दो ब्रांच हैं। ठीक है, नोट लिख करके आप लिख लेंगे कि तांडी नामक स्थान पर, तांडी नामक स्थान पर, ठीक है, चिनाब नाम पड़ता है। चिनाब नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तांडी नामक स्थान पे इसका नाम चिनाब हो जाता है, फिर ही उसी नाम से क्या होती है? आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा ना? शुरू में इसकी दो भीतर क्या है? चंद्र और भागा। कहां से निकल रही? लाहुल क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना, लाहुल घाटी, हिमाचल प्रदेश। बातें क्लियर हुई? ठीक है, और ये आकर के जानते हैं सतलज नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? सतलज। पहले इसमें रावी और झेलम मिलती है चिनाब में, फिर चिनाब आगे बढ़ करके सतलज नदी में मिलती है। तो लिख लीजिएगा पठानकोट के पास, पठानकोट के पास, ठीक है, सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी में मिलती है, नदी में मिलती है ना? ये बात हो गई, यहां तक बातें क्लियर हो गई। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस पे भी जो डैम है, इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी परियोजना है, वो ध्यान रखना है। तो सतलज, सॉरी, हम लोग चिनाब पढ़ रहे हैं। चिनाब नदी पे सलाल परियोजना, सलाल, दुलहस्ती, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना प्रमुख है। और सब बहुउद्देशीय यानी पनबिजली परियोजना है। सारी परियोजना कैसी है? पनबिजली परियोजना है। कोई डाउट नहीं? इस तरीके से मैंने चिनाब को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, अच्छा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए चिनाब नदी, तो आप देख रहे हैं ना, चिनाब नदी के उत्तर में महान हिमालय श्रेणी है और दक्षिण में कौन सी श्रेणी है जानते हैं? पीर पंजाल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय। अगर आपको ये नोट करना है तो आप ऐसा देख सकते हैं कि चिनाब नदी, ठीक है, महान हिमालय, ठीक है, और पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी के बीच से बहती है, श्रेणी के मध्य प्रवाह करती है, प्रवाह करती है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए ठीक है, अब फट से हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? इसको मिटा दे रहे हैं। अगला पॉइंट अब मेरा है चिनाब के बाद रावी। ठीक है, रावी नदी। आइए यहां पर समझा देते हैं रावी नदी का कॉन्सेप्ट, है ना? रावी नदी, रावी नदी को जानते हो? प्राचीन काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? पुरुषड़ी। ठीक है, पुरुषड़ी, पुरुषड़ी, या इसी को इरावती नदी, इरावती नहीं, इरावती, ध्यान दीजिएगा, पुरुषड़ी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता था रावी नदी को। इसका उद्गम बिंदु यहाँ पे देखिए, ये रोहतांग दर्रा, ये तो बड़ा लाचला हो गया, बड़ा लाचला, ठीक है, और ये दर्रा जो है इसको रोहतांग कहते हैं, रोहतांग पास। ठीक है, तो इसका उद्गम जो पॉइंट है, उद्गम रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के पास है। ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है ना? रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, और सराय सिंधु के पास जाकर के चिनाब से मिल जाती है, यानी कि विसर्जन, विसर्जन अगर इसका देखा जाए, ठीक है, या मिलन बिंदु, तो आप लिखेंगे सराय सिंधु। सराय सिंधु कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के झंग जिले में, झंग जिला, झंग जिला पाकिस्तान। ठीक है, झंग जिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो सराय सिंधु विसर्जन सराय सिंधु के पास,
ठीक है, चिनाब नदी में, चिनाब नदी में मिलती है। ये हो गया रावी नदी का, बहुत ही कठिन चीज नहीं, बहुत ही आसान है। ये जो नदी पीर पंजाल, ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल और धौलाधर, धौलाधर श्रेणी के मध्य से बहती है। धौलाधर श्रेणी के मध्य प्रवाह करती है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी के मध्य से बहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर इसकी परियोजना को हम ध्यान में रखें तो इस पे कौन कौन सी परियोजना है? इस पे एक है थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना, और दूसरा है रंजीत सागर परियोजना, रंजीत सागर डैम। ठीक है, रंजीत सागर बांध परियोजना। तो ये दो परियोजना है। ठीक है, ये हो गया रावी नदी का। अगला अब हमारा पॉइंट आता है ब्यास, ब्यास नदी। फट से आइए ब्यास को देख लेते हैं। तो ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास एक, देखिए हिमाचल प्रदेश में एक कुंड है जिसे हम ब्यास कुंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहीं से निकलती है। तो ब्यास नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए तो, अच्छा, ब्यास नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया? तो बिपाशा नाम, इसका प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। नोट कर लीजिए, बिपाशा नदी। ठीक है, उद्गम कहां पर? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड कहां पे? हिमाचल प्रदेश में ही है, ध्यान दीजिएगा। ब्यास कुंड से निकलती है कपूरथला के पास, कपूरथला पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे कपूरथला के पास, कपूरथला के पास। ठीक है, कपूरथला के पास एक हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। समझ में आ रहा ना? सतलज में मिल जाती है। तो ये हो गई इसकी छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, इसी के संगम पे जो है ना नांगल बांध है ना, जहाँ सतलज नदी पर है फिलहाल, लेकिन वही हरिके के थोड़ा सा पहले। तो वो तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, किसमें? सतलज में पड़ेगी। ठीक है, तो ब्यास नदी पर अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यास नदी पर भी कुछ परियोजनाएं हैं, तो इस पे एक डैम है पोंग डैम। कौन सा डैम है? परियोजना की अगर बात की जाए तो ब्यास नदी पर मूलतः जो डैम है वो है पोंग डैम, पोंग डैम परियोजना, है कि नहीं? तो ये तो हो गया ब्यास नदी का। अब लास्ट आपका जो यहाँ पे बच रही है नदी, वो कौन सी नदी है? सतलज नदी। और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है सतलज, सतलज नदी। सतलज नदी का जो है प्राचीन नाम अगर आपसे कोई पूछ दे तो शताद्रु या शतुद्री। ठीक है, शताद्रु या शतुद्री। ठीक है, इसका प्राचीन नाम था। ये निकल कहां से रही है? ये तिब्बत के पठार से उद्गम, देखिए इसका उद्गम तिब्बत के पठार में राकस ताल से निकल रही है। राकस ताल झील है वहां पे, है ना, राकस ताल झील से, क्योंकि पूरा वो ग्लेशियर क्षेत्र है तिब्बत, ऐसा लिख लेंगे, राकस ताल झील तिब्बत, वहां से निकलती है यह नदी। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये भारत की एक ऐसी नदी है, यानी भारत में प्रवाह करने वाली एक ऐसी नदी है जो हिमालय की, नवीन हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट करके प्रवाह करती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका यही होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कि सतलज नदी जो है महान, लघु और शिवालिक, महान, लघु और शिवालिक तीनों श्रेणियों को काट कर प्रवाह करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी नदी है? आप लिखेंगे यह एक पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, यानी पहले जहां बह रही थी, ठीक है, उसी तरीके से मार्ग में रुकावट आया तो काट करके आगे प्रवाह कर गई। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस अगर पूछा जाए सतलज नदी के बारे में, तो सतलज नदी का जो भारत में प्रवाह है वो कितना है? 1050 मीटर। कितना है? कुल प्रवाह तो इसका 1500 मीटर है, कुल प्रवाह, क्योंकि बड़ी नदी है, इसको नोट कर लीजिए। कुल प्रवाह 1500 किलोमीटर है, और भारत में प्रवाह जो है, भारत में ये 1050 किलोमीटर इसका प्रवाह है कि नहीं? भारत में इसका 1050 किलोमीटर इसका प्रवाह है। ठीक, अच्छा, भारत में इसका प्रवेश, आइए फटाफट कर लेते हैं। भारत में जो इसका प्रवेश है, कहां से प्रवेश कर रही है भारत में, उसको नोट कर लेते हैं। सतलज नदी, यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख चुके होंगे। तो भारत में जो इसका प्रवेश है, ठीक है, ऐसा लिखिए,
भारत में प्रवेश सिपकिला दर्रे से, सिपकिला, सिपकिला गार्ज बनाती है ना, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है। ठीक है, सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, ये देखिए सतलज सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और 1050 किलोमीटर इसका प्रवाह है। ठीक है, आगे लिखिए मिठानकोट में, मिठानकोट कहाँ पे है, पाकिस्तान का क्षेत्र है ना मिठानकोट, मिठानकोट में ये, मिठानकोट में यह सिंधु नदी से मिल जाती है। किससे मिलती है, सिंधु नदी से मिलती है ना, यानी अपना जल ले जाकर के, सभी पांचों नदियों का जल ले जाकर के मिठानकोट में सिंधु नदी को ये दे देती है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इसकी प्रमुख सहायक नदी अगर हमें यहाँ पे देखा जाए तो सतलज की प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी में स्पीति नदी है। कौन सी नदी है, स्पीति, स्पीति नदी है। समझा ना, इसकी मेन हेल्पिंग रिवर है स्पीत नदी। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसकी इंपॉर्टेंसी, कि ये जो नदी है, कौन सी नदी, सतलज नदी। ठीक है, किसको, देखिए ये व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी का पानी ले जाकर के मिठानकोट में सिंधु नदी को दे रही है, सिंधु नदी में प्रवाहित कर दे रही है। बातें यहां तक क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रही है, सिंधु नदी कराची के पूरब में पूरा जल ले जाकर के अरब सागर में गिरा देती है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या किया, सिंधु तंत्र को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए सतलज पे जो परियोजनाएं हैं, इसकी भी परियोजनाएं अगर देखें तो सतलज में जो परियोजना है उसमें मेन तो भाखड़ा नंगल है। ठीक है, उसके अलावा नाथपा झाकरी परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना है। बातें क्लियर हो गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फट से, जल्दी जल्दी। देखिए मेन रिवर कौन सी है, सिंधु रिवर है। बोर्ड पे आइए सब लोग, बोर्ड पे देखिए, मेन रिवर सिंधु रिवर है जो कि तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत श्रेणी के से, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से निकल करके, ठीक है, लेह जिले में प्रवाह करती हुई, यानी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाह करती हुई गिलगिट के पास लद्दाख श्रेणी को काट करके सिंधु घाट का निर्माण करते हुए दर्दिस्तान में पाकिस्तान, दर्दिस्तान क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और सभी नदियों का पानी ले जाकर के अरब कराची के पूरब में अरब सागर में गिरा देती है। अब इसकी जो पंचनद क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचनद का पानी सिंधु नदी में कहां पे मिलता है, तो मिठानकोट में मिलता है कि नहीं। कौन सी नदी ले जाकर के वहां पे पानी दे रही है, सतलज नदी ले जाकर के पानी दे रही है। सतलज में मिलने वाली जो नदी है वो चिनाब है, जो कि पठानकोट में सतलज से मिलती है। चिनाब में मिलने वाली नदी है झेलम और रावी नदी है, जो कि झेलम त्रिमू झंग जिला में त्रिमू नामक स्थान पर मिलती है, और रावी नदी झंग जिला के सराय सिंधु नामक स्थान पर मिलती है। सतलज में मिलने वाली नदी ब्यास है, जो कि पंजाब में हरके के पास, ठीक है, यानी कपूरथला के पास हरके नामक स्थान पर जो है आकर के यहाँ पे मिलती है। ब्यास कुंड से निकल रही है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकल रही है। चिनाब नदी बड़ा लाचा से निकल रही है। झेलम नदी बेरीनाग झील से निकल रही है, और सतना नदी राकस ताज झील से निकल रही है ना। अगर देखा जाए सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी सतलज नहीं है बल्कि चिनाब है। चिनाब की जो लंबाई है वो कितना है, भारत में प्रवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चिनाब की जो लंबाई है वो 1080 है ना, सिंधु की सहायक। और जबकि ये क्या कहते हैं कि सतलज की टोटल लंबाई तो 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसका 1050 किलोमीटर ही प्रवाह है। तो इस तरीके से अब किस पे कौन कौन सी परियोजनाएं, मैंने सब पे बता दिया। सिंधु पे जो है निम्बो बाजगो, ठीक है, झेलम पे तुलबुल है, उरी है, किशनगंगा है। चिनाब पे जो है आपकी कौन कौन सी बगलिहार परियोजना है, दुल्हस्ती परियोजना है, ठीक है, सलाल परियोजना है। रावी पे जो है मैंने बता दिया है रंजीत सागर बांध है, ठीक है, और थीन परियोजना है। ब्यास नदी पर जो है पोंग डैम है। सतलज में नाथपा झाकरी और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। इस तरीके से मैंने आज सिंधु तंत्र को कंप्लीट कर लिया। अगर राज्यों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखा जाएगा तो ध्यान दीजिए, सिंधु नदी तो केवल लेह यानी लद्दाख से होकर के प्रवाह कर रही है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर होते हुए लद्दाख, फिर उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। बाकी नदियां जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।